नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ऐसे फैक्ट बता दूंगा जो एग्जाम में आने लायक है। और प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लेना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, किसी न किसी बुक में प्रीवियस ईयर में देख लेना। कोई भी एग्जाम अगर आपने पहले भी दिया हो तो उसमें देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आज करवा रहा हूं। तो ठीक है ना। देखो दोस्तों, हम 1757 से ले रहा हूं। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? भारत देश में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, जिससे अंग्रेजों की नींव पड़ी थी भारत देश में। अंग्रेजों की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हारता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद युद्ध जो होता है वो होता है 1764 बक्सर का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज कौन था? तो हेक्टर मुंडो था। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो था। तो बक्सर का युद्ध से अंग्रेजों की जड़ जम गई थी। 1764 में प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन हम बात करें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स था। अब हम बात करें कि भारत देश में भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो भारत का पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। बात करें कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भाई। भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति जो आरंभ हुई थी भारत देश में, वो किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुई थी भारत के अंदर 1857 की क्रांति दोस्तों। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था भाई। अब बात करते हैं इसके बाद कि भारत देश में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज। सिंपल, स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला। मैंने पंचायती राज का वीडियो बना रखा है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बात आ जाए किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक माना जाता है? सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस दिवस भारत देश में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल। और सिविल सर्विस सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त का जनक दाता, स्थायी बंदोबस्त जो एक जमींदारी प्रथा थी, तो स्थायी बंदोबस्त का जनक भी किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण भारत में उसी समय रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में किसने चलाई थी? तो रीड मुंडो ने चलाई थी। रीड मुंडो ये अंग्रेज अधिकारी था।
दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था किसने चलाई थी? दक्षिण भारत वाली रैयतवाड़ी रीड मुंडो ने, स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी व्यवस्था थी लॉर्ड कॉर्नवालिस भाई। इसके बाद हम बात करें कि भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को माना जाता है दोस्तों का जनक। वुड डिस्पैच भारत में कब आया था? 1855 में आया था। और वुड डिस्पैच का जनक यानी आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब लॉर्ड डलहौजी से तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हड़प्पा नीति किसने चलाई? डलहौजी ने चलाई। भारत देश में रेल, डाक, तार ये व्यवस्था किसने लेके आया? कौन लेके आया? तो लॉर्ड डलहौजी लेके आया। हड़प्पा नीति के तहत भारत देश की पहली रियासत जो 17 रियासत महाराष्ट्र राज्य में है, सबसे पहले इसी रियासत को भारत देश में अंग्रेजों ने अपने अंदर मिलाया है। हड़प्पा नीति के तहत गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया था और अंग्रेज अपने शासन के अंतर्गत मिला लेते। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय में हुआ? तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1815 में। और राजा राम मोहन राय भारत के पहले व्यक्ति हैं जो पानी के रास्ते से लंदन विदेश में जो पहली बार गए, और वो 1833 में लंदन में जाने के बाद उनकी मृत्यु भी हुई। इसके बाद हम बात करते हैं दास प्रथा का अंत भारत में किस गवर्नर के समय में हुआ? तो आवाज कम करते हैं, कम करते। दास प्रथा का अंत भारत में किस गवर्नर के समय में हुआ था? 1843 में हुआ, लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत देश में 1861 के अधिनियम के तहत भारत में 3 हाईकोर्टों की स्थापना हुई 1862 ईस्वी में। 1862 में 3 हाईकोर्टों की स्थापना हुई, कलकत्ता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट। 1862 में 3 हाईकोर्टों की स्थापना हुई, कलकत्ता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट। भारत का सबसे प्राचीन हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। वैसे भारत का सबसे ज्यादा जजों की बेंच वाला जो हाईकोर्ट है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो 1866 में बना था दोस्तों। तो कलकत्ता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट 1862 के अंदर बने, 1861 के अधिनियम के तहत बने। भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर भारत देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर हुई। भारत में तो बाद में आता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर। 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में आ जाता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और जब 1774 में जो कलकत्ता में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बनता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा एम्पे था। दोस्तों आज इतने अच्छे फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, इतनी अच्छी नॉलेज दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे गुरुजी एक ही वीडियो में करवा रहे हैं। अब हम बात करें इसके बाद भारत देश में जो कांग्रेस की स्थापना है वो कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहां भाई? बंबई में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में भाई, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? A.O. अह्यूम। A.O. अह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हैं, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भाई। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत में पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं
कांग्रेस से पहले दो क्वेश्चन और बता देता हूं। भारत देश में जो भारत में जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना होती है 1872 में, लेकिन वो नियमित नहीं होती। नियमित रूप से जो हर प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 में होनी शुरू हुई। 1881 में भारत में जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन के समय में भारत देश में नियमित रूप से जनगणना होनी शुरू हो गई 1881 ईस्वी से। तो नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन, पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो। जनगणना की बात करते हैं, एक समवर्ती सूची का विषय है जनगणना। और जनगणना सबसे पहले स्वीडन देश में होती है 1749 ईस्वी के अंदर। स्वीडन देश में 1749 में, भारत देश में पहली बार जनगणना होती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें वंदे मातरम भारत के कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया जाता है? देखो दोस्तों, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया जाता है? तो दोस्तों 1896 में गाया जाता है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया जाता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन की कौन करता है? रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 ईस्वी में गाया जाता है दोस्तों भारत देश में। 1896 की बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी एथेंस यूनान में 1896 में होती है भाई। इसके बाद राष्ट्रीय गीत हो गया। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में समय कितना लगता है दोस्तों? 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में समय कितना लगता है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो हमारा है, ये सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर ही गाया गया, 1911 के अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? बिशन नारायण धर करता है। बिशन नारायण धर। और राष्ट्रीय गान को गाने में समय कितना लगता है दोस्तों? 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड। और संक्षिप्त में गाते हैं तो 20 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान गाने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव की उपाधि लिए हुए हैं। राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। तारीख क्या निर्धारित की थी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। किसके समय में हुआ दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के समय में। गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। अब बात करें बंगाल विभाजन, यानी बंगाल के दो टुकड़े कर दिए भाई, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत देश में कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो 1923 में बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। स्वदेशी आंदोलन इसके खिलाफ में चला 1905 में। 1906 में भारत देश में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर लाइन है।
0 डिग्री लाइन भी किस देश के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। अब बात करते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। ढाका कहां है? बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीम मुल्ला खां और आगा खां ने की थी। सलीम मुल्ला खां और आगा खां, इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। जब से बंगाल विभाजन होता है तो भारत देश में हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव होना शुरू हो जाता है और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति इसीलिए अपनाई थी कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए और हमें निकाल ना पाए। तो यहीं से वो जड़ शुरू हो जाती है हिंदू मुसलमानों में दो भेदभाव होना। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। उसके बाद फिर कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। फिर उसके बाद 1909 में मुसलमानों को अलग से चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनकी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करवा दी अंग्रेजों ने मुसलमानों की, क्योंकि मार्ले मिंटो एक्ट, अभी लिखवा रहा हूं 1909 में कौन सा एक्ट आता है? मार्ले मिंटो एक्ट आता है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ? मुसलमानों को पृथक चुनाव प्रक्रिया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली है, मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत शुरुआत हुई। यहां से मुसलमान और हिंदू अलग अलग होने लग गए, मुसलमानों का अलग से चुनाव होने लग गए, अलग से प्रत्याशी खड़े होने लग गए और यहां मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। यहां बंगाल विभाजन हो गया। जो इस एक साइड में मुसलमान थे पूर्वी बंगाल में वो रह गए बंगाल में, एक साइड हिंदू पश्चिम बंगाल में आ गए। तो भाई हम बात करें दोस्तों 1906 में ये हुआ। 1907 की बात करता हूं, बंगाल विभाजन के बाद 1905 बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। काकरपारा परियोजना भी, विद्युत परियोजना जो काकरपारा है वो भी सूरत शहर में है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे है। उसी सूरत शहर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1907 में और कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। दो भागों में बढ़ जाती है कांग्रेस, नरम और गरम। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और गरम दल की बात करें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। कांग्रेस दो भागों में बट गई भाई। 1909 में फिर मार्ले मिंटो एक्ट आया, मुसलमानों को निर्वाचन प्रणाली अलग से सुविधा दे दी। उसके बाद हम बात करते हैं 1911, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। दिल्ली को राजधानी घोषित किया, दिल्ली को राजधानी घोषित किया और 1911 के अंदर ही जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम भारत आया। जॉर्ज पंचम भारत कब आया? 1911 में आया। राष्ट्रगान कब गाया? 1911। भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कब गई? 1911। तो दोस्तों इस कड़ी को, इस श्रृंखला को मैं यहीं रोकता हूं आज। नेक्स्ट वीडियो कल शाम को इसी टाइम आपको मिलेगी दोस्तों। इससे आगे भारत की आजादी तक, तो वीडियो को देखना न भूले और अपने इस वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूले और लाइक में बिल्कुल भी कोताही ना बरता करो, कंजूसी मत किया करो दोस्तों। मेरा मनोबल आप ही बनाओगे तो मैं रेगुलर आपके लिए हर दिन सुबह करंट अफेयर्स और शाम को स्टैटिक जीके मैं रेगुलर डालता रहूंगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करना न भूले।